नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत और कालीबंगा सभ्यता के बारे में। हमने बढ़िया वाला लेक्चर हमने एक देख लिया था। दोस्तों आज बात करेंगे बैराट सभ्यता के बारे में कि बैराट सभ्यता राजस्थान में है कहाँ, इनकी स्थिति कैसी है, हमें यहाँ से अवशेष क्या क्या देखने को मिले, खोज किसने की, बेटा इसका उत्खनन किसने करवाया। इस प्रकार से हम इसकी जो भी चर्चा होगी आज के लेक्चर में हम करने को जा रहे हैं। जैसे ध्यान दे, पहली चोट क्या क्या होगा दोस्तों, इसमें स्थिति होगी कि बैराट सभ्यता है कहाँ, कौन सी सभ्यता। अपनी जो बैराट सभ्यता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बैराट सभ्यता की सर स्थिति कहाँ होगी, खोज किसने की, उत्खनन कार्य किसने करवाया। दोस्तों युग कौन सा था, प्राचीन सभ्यता इनका प्राचीन नाम क्या रहा होगा, महाजनपद काल क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अवशेषों के बारे में देखेंगे कि दोस्तों अवशेष क्या क्या थे, हमें यहाँ से बैराट सभ्यता से अवशेषों में क्या क्या मिला। जैसे कालीबंगा में हमने बढ़िया वाला लेक्चर लिया था कि अवशेष हमें कालीबंगा से क्या क्या मिला, उसी प्रकार से ये देखेंगे एक शॉर्ट्स से वीडियो के साथ में, शॉर्ट्स क्लास के साथ में हम देखेंगे। बिल्कुल 10 से 15 मिनट का लेक्चर होने वाला है, ध्यान दें। जैसे अवशेषों में देखेंगे तो मकान कैसे मकान मिले थे हमें यहाँ से। जैसे कालीबंगा की दीनहीन सभ्यता थी, उनके कच्चे मकान थे, उनकी कच्ची ईंटों के थे, तो यहाँ के यहाँ पक्की ईंटों के थे, वो भी देखेंगे हम यहाँ। जैसे पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ियों में हमें क्या मिला, बौद्ध मठ है, गोल मंदिर मिले, भाबरू स्तंभ जो लेख है अशोक महान का वो है। इनकी मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए उसके बाद में जो प्रमुख जो है किसमें, गोल मंदिरों में प्रमुख देखें जैसे मर्द भांड है, मुर्जा गहताली है, इसमें ये है वो है, ऐसे वैसे जो भी कुछ है वो सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो लिखो अपने, निकालो अपनी कॉपी और पेन को और फटाफट लिखते जाओ। दोस्तों फटाफट 15 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लेंगे हम बस। तो लिखो बैराट सभ्यता जयपुर में है। दोस्तों कहाँ है बैराट सभ्यता की स्थिति, तो लिखो बैराट सभ्यता की स्थिति जयपुर में। जिस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता की स्थिति हमें गंगानगर हनुमानगढ़ में देखने को मिली, उसी प्रकार से बैराट सभ्यता की स्थिति जयपुर में। दोस्तों कालीबंगा की स्थिति के बारे में देखें तो कालीबंगा की खोज किसने की थी, एक घोष ने। कब की थी, 1950 से 53 के बीच में। बिल्कुल से फिक्स डेट अगर आपको पूछे जैसे 1950, 52, 53, 54 दे करके, तो 1952 करना है। कितना करोगे, 1952 करोगे। उसी प्रकार से 1936 37 में बैराट सभ्यता की खोज कौन करता है, तो बैराट सभ्यता की खोज करने वाला था दयाराम साहनी। कौन था, दयाराम साहनी। उसी प्रकार से इनका उत्खनन कार्य, उनका उत्खनन कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया था, बीबीलाल और पीके थापर ने, बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल उसने करवाया था ना। उसी प्रकार से इनका उत्खनन 1966-67 में, 1966-67 में किसने करवाया था, तो लिखो कैलाशनाथ दीक्षित और नेत्ररतन बनर्जी। तो लिखते जाओ आप साथ साथ में। स्थिति लिखो जयपुर में, बिल्कुल आराम से लिखा रहा हूँ, आप आराम से लिख लो। बैराट सभ्यता की स्थिति लिखो जयपुर में। कहाँ थी बैराट सभ्यता की स्थिति, जयपुर में सर। खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। जिस प्रकार से कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी बहती थी, उसी प्रकार से यहाँ कौन सी नदी है, तो लिखो बाणगंगा नदी, जिसका उपनाम अगर पूछा जाए तो अर्जुन की गंगा, बाणगंगा या अर्जुन की गंगा। उत्खनन कार्य किसने करवाया था, इसका उत्खनन किसने करवाया था, ये देखो तो कैलाशनाथ दीक्षित और नेत्ररतन बनर्जी ने इसका उत्खनन काम करवाया था। दो हो गए। दोस्तों अब युग की बात करें, जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा हमने खास्य युगीन सभ्यता देखी थी, उसी प्रकार से ये युगीन जो है ये किस युगीन की थी, यानी कि किस युग की थी, तो लोह युगीन थी। तो बैराट सभ्यता किस युग की थी, ये लोह युग की सभ्यता थी। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो बैराट सभ्यता का प्राचीन नाम अगर पूछे तो कौन सी थी, विराटनगर थी। कौन सी, विराटनगर थी। महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, यानी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची हमें देखने को मिलती है। उनमें से एक महाजनपद था, वो था मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद के 2016 रेट में पूछा गया था कि मत्स्य महाजनपद की डायरेक्ट राजधानी कहाँ है, तो विराटनगर जयपुर थी। कहाँ थी, विराटनगर जयपुर थे। 16 महाजनपदों में एक जो महाजनपद था वह था ये आपका मत्स्य महाजनपद था। अब मत्स्य महाजनपद में यह जो विराटनगर है, इसमें पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास चल रहा था, पांडवों का जो अज्ञातवास था, तो पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास है वो कहाँ बिताया। ऐसा प्रश्न आए कि पांडवों ने अपना
एक वर्ष का अज्ञातवास है वो कहाँ बिताया था दोस्तों? तो राजा विराट के दरबार में, इसी विराट नगर में बिताया था। राजा विराट के दरबार में, इसी विराट नगर में बिताया था। आगे देखो दोस्तों, आगे बात ये है कि अवशेष क्या क्या है। कालीबंग, ये जो अपनी जैसे कालीबंगा के अवशेष हमने देखे तो विराट सभ्यता के हमें खुदाई के दौरान नील रत्न, ये कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी को खुदाई के दौरान क्या क्या अवशेष मिले वो भी देखेंगे हम दोस्तों। अवशेषों में अगर मकान देखें, कालीबंगा के मकान कैसे थे, साथ साथ में देखो कि वो दीन सिंधु घाटी सभ्यता की एक दिनहीन बस्ती थी, तो वहां से कच्ची ईंटों के हमें मकान देखने को मिले। कैसे कच्ची ईंटों के मकान देखने को मिले, उसी प्रकार से विराट सभ्यता में हमें पक्की ईंटों के मकान देखने को मिले हैं दोस्तों। कैसे पक्की ईंटों के मकान देखने को मिले हैं। दूसरा इसमें अवशेष ये है दोस्तों, पहाड़ियाँ कितनी थी, मतलब हमें खुदाई के दौरान कैलाशनाथ दीक्षित नील रत्न बनर्जी को खुदाई के दौरान 5 पहाड़ियों के अवशेष हमें यहाँ से देखने को मिले, यानी कि 5 पहाड़ियाँ उन्हें देखने को मिली। वो पहाड़ियाँ इस प्रकार से थी, एक ट्रिक के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, जरा गौर से सुनोगे। बिल्कुल एक साइड में ऊपर हाशिए कॉपी के जो ये अपना जो कॉपी का हाशिया होता है ना ऊपर वाला, उस हाशिए में लिख लो दोस्तों कि विराट सभ्यता की 5 पहाड़ियों को याद करने की ट्रिक। क्या लिखोगे? विराट सभ्यता में जो खुदाई के दौरान 5 पहाड़ियां मिली, उसको याद करने की ट्रिक। अरे भीम बीज बो रहा था, लिखो ट्रिक कि भीम बीज बो रहा था और मोती देख रहा था। भीम बीज बो रहा था, मोती देख रहा था। अरे गणेश तो अपने पिता महादेव को पूछ रहा था। गणेश अपने पिता महादेव को पूछ रहा था। बिल्कुल एक लाइन याद करो, पांचों की पांचों जो ये आपकी पहाड़ियां हैं वो पांचों की पांचों क्लियर हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या कहा मैंने कि भीम बीज रहा था, तो भीम डोंगरी, कौन सी डोंगरी? भीम डोंगरी। दूसरी डोंगरी भीम बीज रहा था, बीज यानी कि फसल बीज रहा था, तो बिज्जक डोंगरी। कौन सी दूसरी डोंगरी कौन सी हो जाएगी? भीम डोंगरी, बिज्जक डोंगरी। तीसरी डोंगरी कौन सी है? कौन देख रहा था? मोती देख रहा था, तो मोती डोंगरी। चौथी डोंगरी कौन सी होगी? गणेश अपने पिता महादेव को पूज रहा था, तो गणेश डोंगरी। चौथी डोंगरी कौन सी होगी? गणेश डोंगरी। और पांचवी डोंगरी है दोस्तों कौन सी? पिता महादेव को, तो महादेव की डोंगरी। पांचों डोंगरी आपको याद होगी ऐसा मैं मान रहा हूं दोस्तों। आगे देखो, अगला अवशेष ये रहा यहाँ से बौद्ध मठ। कौन सा मठ है? बौद्ध मठ। देखिए दोस्तों साथ साथ में नोट करते जाओ आप। बौद्ध मठ 1999 में यहाँ से हमें एक बौद्ध मठ देखने को मिला। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में जब भारत आता है, अपनी पुस्तक शिवयुकी में ये वो लिखता है। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आता है और अपनी पुस्तक शिवयुकी में वो लिखता है 634 में जब हर्षवर्धन के काल में आया था ना, और 600 ईस्वी का जो पीरियड जो हर्षवर्धन का जो चल रहा था, तो 634 ईस्वी में जब भारत आया, अपनी पुस्तक शिवयुकी में वो लिखा कि हमें यहाँ से 8 बौद्ध मठ हैं वो देखने को मिला। तो उन्होंने वर्णन किया है 8 बौद्ध मठों का अपनी पुस्तक शिवयुकी में दोस्तों। उसके बाद में आएगा गोल मंदिर या बौद्ध मंदिर। गोल मंदिर या बौद्ध मंदिर, जैसे कि शिवयुकी में वह कहता है कि हमें यहाँ बिज्जक डोंगरी पहाड़ी जयपुर से 8 बौद्ध मठ देखने को मिले। उसी प्रकार से लिखता है अपनी पुस्तक शिवयुकी में गोल मंदिरों के बारे में कि बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से 1999 ईस्वी में बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से बौद्ध मठ और बौद्ध मंदिर या गोल मंदिर, ये 1999 के हैं। दोनों ही बिज्जक डोंगरी पहाड़ी जयपुर से हमें देखने को मिले। कौन लिखता है? हेनसांग अपनी पुस्तक शिवयुकी में लिखता है। कब लिखता है? 634 में। किन के पीरियड्स में आता है? इनके किन के टाइम पीरियड्स में आता है? तो किन के में आएगा ये? तो हर्षवर्धन का काल चल रहा था दोस्तों। हर्षवर्धन का काल चल रहा था, उसमें उसने ये अपना वर्णन थ्योरी उसने लिखी। यह कहता है कि बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से हमें यहाँ से बौद्ध मंदिर देखने को मिले। किसने? गोल मंदिर या बौद्ध
जो बौद्ध मंदिर या बौद्ध मठ जो हैं वो देखने को मिले हैं यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, अब जो है ये बौद्ध मंदिर है, इस उन्होंने कहा कि इसमें एक मर्द भांड जो हमें देखने को मिले कि मर्द भांड, एक मर्द भांड मिला। किन से? बौद्ध मंदिरों से मर्द भांड मिला। उसमें हमें ताम्र पत्थर मिला है। क्या मिला है? यानी कि पूजा करने का जो एक पात्र जो होता है ना, पूजा करने का, जैसे कि मर्द भांड में जैसे पूजा का पात्र था, थाली थी। क्या क्या मिला? पूजा का पात्र, मर्द भांड में पूजा का पात्र, थाली और पक्षियों की मूर्तियां मिली। क्या मिली? पक्षियों की मूर्तियां मिली। अगला जो अपना अवशेष है वो देखेंगे। अब इसमें क्या है कि दोस्तों, इन बौद्ध मंदिरों में, इनके जो बौद्ध मंदिर है ना, बौद्ध मंदिर, इन बौद्ध मंदिरों में और दूसरा अवशेष ये देखने को मिला। ये कौन लिखता है? हेनसांग लिखता है अपनी पुस्तक सीयूकी में 634 के वृत्तांत में। देखिए दोस्तों, वह कहता है कि हमें यहाँ से श्रवण मंजूषा भी मिला है। क्या मिला है दोस्तों? श्रवण मंजूषा। श्रवण होता है दोस्तों सोना, आपको पता होगा। श्रवण मंजूषा, श्रवण यानी कि सोने का, मंजूषा, मंजूषा होता है कलश, यानी कि सोने का कलश बौद्ध मंदिरों में हमें देखने को मिला है। सोने का कलश, उस सोने के कलश में महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी हुई थी। ये कौन कहता है? हेनसांग कहता है अपनी पुस्तक सीयूकी में। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हूण वंश के शासक मिहिर कुल ने, अब क्या होता है कि सबसे बड़ा घाटे की राय ये होती है यहाँ पर कि हूण वंश के शासक मिहिर कुल ने जितने भी बौद्ध मठ मिले, जितने भी बौद्ध मंदिर मिले, स्तूप मिले, सबको ध्वस्त कर दिया था उसने। तो प्रश्न सीधा डायरेक्ट ये आता है कि मिहिर कुल के किस शासक ने, मिहिर कुल के किस शासक ने, यानी कि हूण वंश के किस शासक ने? तो मिहिर कुल ने बौद्ध मठों को, मंदिरों को, स्तूपों को किसने तोड़वाया? तो मिहिर कुल ने तोड़वाया। किसने तोड़वाया? तो अलग से नोट करो कि मिहिर कुल ने जो हूण वंश का शासक था, हूण वंश के शासक मिहिर कुल ने बौद्ध मठों को, बौद्ध मंदिरों को, स्तूपों को, सबको ध्वंसावशेष करवा दिया था, यानी कि तोड़वा दिया। दोस्तों, अगला ही जो चर्चा है अवशेष में, वो भाब्रू स्तंभ लेख के बारे में करेंगे। किसके बारे में? भाब्रू स्तंभ लेख के बारे में। तो भाब्रू स्तंभ लेख जो है कहाँ मिला? जयपुर में मिला, बैराट सभ्यता से मिला। एक बात तो ये पहले तो ये याद रखोगे। सबसे पहले ये स्तंभ, जो भाब्रू स्तंभ लेख है, किसने लिखवाया था? अशोक महान ने लिखवाया, अशोक मौर्य ने लिखवाया था। अच्छा, दूसरी बात, कब खोज किसने की? कैप्टन ब्रट ने। कब की? 1837 में की थी। 1837 में कैप्टन ब्रट ने भाब्रू स्तंभ लेख की खोज की दोस्तों। और 1840 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ कि भाब्रू स्तंभ लेख की खोजकर्ता कौन था और कैप्टन ब्रट खोज करता था। तो सबसे पहले पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। खोजा कब था? 37 में। पढ़ा कब? 40 में दोस्तों। पढ़ा कब? 40 में। आगे लिखो, इसमें कुछ अलग से जो चर्चा है वो देखो। ये जो लिपि है, इनकी जो लिपि थी, किस लिपि का था ये? तो लिखो लिपि, ब्राह्मी लिपि। भाषा लिखो, कौन सी? पाली। पाली भाषा में था कौन? आपका भाब्रू स्तंभ लेख की अगर भाषा पूछा जाए तो पाली, लिपि पूछे तो कौन सी? लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि। आगे लिखो, इस लेख के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित था। कहने का मतलब, इस लेख के अनुसार बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में इस लेख के अनुसार, भाब्रू स्तंभ लेख के अनुसार अशोक जो महान था, अशोक महान है, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऐसा कौन कहता है? भाब्रू स्तंभ लेख कहता है। क्योंकि इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए। किसने? मतलब ये लेख कहता है कि भाब्रू स्तंभ लेख ये कहता है कि इसमें अशोक महान के त्रिरत्न बताए गए हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का वर्णन किया है किसने? अशोक ने। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है वो
अशोक महान से संबंधित था, अर्थात अशोक महान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक महान बौद्ध धर्म का अनुयायी था क्योंकि अशोक महान ने भाब्रू स्तंभलेख में बुद्ध धम्म और संघ का वर्णन किया है, यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का वर्णन किया, बुद्ध धम्म और संघ का वर्णन किया है इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, ये लेख जो है वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में ये लेख एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वर्तमान में ये लेख जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अर्थात कोलकाता संग्रहालय में ये लेख लिखा हुआ है। कौन सा लेख है? आपका भाब्रू स्तंभ लेख की अगर मैं चर्चा करूं यहाँ, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अर्थात कोलकाता संग्रहालय में आपका भाब्रू स्तंभ लेख लिखा हुआ है दोस्तों। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोजा, 1840 में जेम्स परिसेम्प ने पढ़ा। ये जो है ये अशोक महान इनका अनुयायी था। इस लेख के अनुसार ये कहा जाता है कि अशोक महान जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि अशोक महान ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का वर्णन किया है, जो बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्नों का वर्णन किया है। वर्तमान में भाब्रू स्तंभ लेख जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा हुआ है। कहाँ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा हुआ है, जो कहाँ है? कोलकाता संग्रहालय में है, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कि कोलकाता संग्रहालय में भाब्रू स्तंभ लेख है वो लिखा हुआ है, यानी कि फिलहाल है भाब्रू स्तंभ लेख। अब दोस्तों बात करें कि इसकी मुद्राओं की, कि इसमें बैराट सभ्यता में कौन कौन सी मुद्राएं चल रही थी, कौन कौन सी मुद्राएं थी, या अर्थात कितनी मुद्राओं का वर्णन हमें यहाँ से देखने को मिला है। कितनी मुद्राओं का? 36 प्रकार की मुद्रा मिली है हमें यहाँ से। कितनी प्रकार की? 36 प्रकार की मुद्राएं मिली है। अब देखिए दोस्तों, जो 36 प्रकार की मुद्राएं थी वो किस प्रकार से, आप लिखते जाओ। 8 प्रकार की, 36 में से 8 प्रकार की जो मुद्रा है वो आहत या स्वदेशी यानी कि पंचमार्की सिक्के थे। कितने थे दोस्तों? आहत, एक बार मैं फिर से मिटा रहा हूँ और आपको अलग से जो मुद्रा है वो समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, जो अपनी बैराट सभ्यता से जो कितने प्रकार के सब ये सिक्के मिले, तो 36 कितने सिक्के मिले? मुद्राओं की बात कर रहा हूं मैं। जो मुद्रा थी ना, मुद्रा बैराट सभ्यता की जो मुद्राएं हैं, अवशेषों की बात कर रहे हैं। किसकी? बैराट सभ्यता की अवशेषों की बात कर रहे हैं। अवशेषों में मुद्राओं की, हमने भाब्रू स्तंभ लेख को देख लिया। भाब्रू स्तंभ लेख के बाद में मुद्राओं की बात करें तो यहाँ से 36 प्रकार की मुद्रा मिली थी। 36 में से दोस्तों 8 प्रकार की जो मुद्रा थी वो थी स्वदेशी मुद्रा। कैसी थी? स्वदेशी। 8 प्रकार की जो मुद्रा थी वो थी स्वदेशी मुद्रा। 8 है तो 36 में 8 निकालो, कितनी बच गई? 36 माइनस से 8 है, कितनी बची? 28 मुद्रा। कितनी शेष रही? 28 मुद्रा। तो देखिए दोस्तों, जो 28 मुद्रा थी वो यूनानियों की थी। किसकी थी? यूनानियों की थी। 8 जो है, 8 तो स्वदेशी थी, यानी पंचमार्की थी। कौन सी थी? स्वदेशी। 8 प्रकार के स्वदेशी या पंचमार्की या आहत प्रकार के सिक्के थे, यानी कि 36 मुद्राओं में से 8 थे पंचमार्की, स्वदेशी या आहत प्रकार के सिक्के थे। उसके बाद में शेष रही 28 प्रकार की मुद्रा, यानी 28 सिक्के जो थे वो टोटल यूनानियों के थे दोस्तों। और यूनानियों में भी देखिए कितना खास की बात ये है, जो 28 प्रकार की मुद्रा है वो यूनानियों की मुद्रा थी। कितनी थी? 28 टोटल है यूनानियों की। 28 में से 28 में 16 प्रकार की जो मुद्रा थी। कितनी? 16 प्रकार की जो मुद्रा थी, अर्थात 16 जो सिक्के थे तो वह अकेले राजा, यूनान के अकेले राजा मिनंडर के सिक्के थे 16। तो कितने थे? यूनान के राजा मिनांडर के अकेले यूनान के राजा मिनांडर के 16 सिक्के थे। कितने थे? 16 सिक्के अकेले राजा मिनांडर के सिक्के थे। कितने थे? 16। तो मिनांडर के कितने हो गए? 16। 8 कितने हो गए? स्वदेशी। 16 कितने हो गए? मिनांडर के दोस्तों। अब 8 और 16 कितने हो गए? 24। कितने बच गए शेष अपने पास है? 24 और 8 है। बाकी जो ये 8 प्रकार के जो सिक्के थे ना टोटल, बाकी जो सिक्के बचे 8 16 16 4 20 20 4 24 है, और 24 और 4 है, 24 और 6 30 है,
30 और 6 जो भी 10-12 जो सिक्के जो बच्चे हैं वो टोटल जो यूनानी थे उनके सिक्के रहे। तो कहने का मतलब बैराट सभ्यता से हमें 36 सिक्के मिले, ऐसे याद रखो आप। बैराट सभ्यता से 36 सिक्के मिले। 36 में से दोस्तों 8 प्रकार के तो स्वदेशी सिक्के थे। कितने थे? स्वदेशी सिक्के थे, यानी कि जिसको मैं आहत प्रकार के सिक्के भी कह सकता हूँ, पंचमार्की सिक्के भी कह सकता हूँ दोस्तों। तो 8 तो वो हो गए। अब क्या है कि जो 28 प्रकार के सिक्के बच्चे 28 थे वो टोटल यूनानियों के सिक्के थे। 28 सिक्के थे वो यूनानियों के सिक्के थे। 28 में क्या हुआ कि 16 सिक्के अकेला यूनान का राजा मिनांडर लेकर के बैठा था। कितना? 16 सिक्के जो हैं वो यूनान के राजा मिनांडर के अकेले के हैं। 16 सिक्के तो बाकी जो भी सिक्के बचे 10-12 सिक्के वो यूनानियों के ही हैं। टोटल जो बाकी जो सिक्के थे वो टोटल यूनानियों के रहे दोस्तों। तो इस प्रकार से भाब्रू स्तंभ लेख की चर्चा हो चुकी और हमने मुद्राओं की भी चर्चा कर ली है। इसके बाद में देखो दोस्तों, अब जो लिपि पूछा जाए कि यहाँ से शंख लिपि के अवशेष मिले, एक बात ये भी है, शंख लिपि के नोट करो तो शंख लिपि के अवशेष मिला, यानी कि शंख लिपि का अवशेष मिला। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। यहाँ से हमें स्वास्तिक का मतलब समझते हो क्या? स्वास्तिक, स्वास्तिक का मतलब यह होता है कि सातिया जो होता है ना, सातिया, उनको स्वास्तिक कहा जाता है। तो स्वास्तिक का चिन्ह भी हमें कहाँ से मिला है? बैराट सभ्यता से हमें देखने को मिला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले खोज किसने की? बताओ। साहनी ने खोज की। कब की? 1937 में। उत्खनन किसने करवाया? कैलाश नाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी ने उत्खनन करवाया दोस्तों। कहाँ है स्थिति? जयपुर में। अगर स्थिति तो पूछ ली तो अगर नदी पूछा जाए तो बाणगंगा नदी या अर्जुन की गंगा, बाणगंगा नदी या अर्जुन की गंगा होगी। आगे देखो, अवशेषों के बारे में देखें तो अवशेष हमें क्या क्या मिला यहाँ से देखने को। मकान कैसे मिले? पक्की ईंटों के। कालीबंगा के कैसे थे? कच्ची ईंटों के। दूसरी बात, अवशेषों में भाब्रू